11 नवंबर 2025 की बात है। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ का एक थाना लगता है लोहिया नगर, और लोहिया नगर थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी है शाहजहां कॉलोनी। यहां पर 34 साल का एक लड़का जिसका नाम मोहसिन होता है, उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद इसका सुपुर्द खाक हो रहा था, और जैसे ही सुपुर्द खाक यानी कि उसका दफन होने वाला था, तुरंत ही मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। और पुलिस ने आने के बाद इस दफन को रुकवा दिया। पुलिस के पास शिकायत पहुंची थी, और शिकायत करने वाला कोई और नहीं था, उसकी बीवी सुल्ताना होती है। सुल्ताना कहती है कि पोस्टमार्टम हाउस से बिना उसकी मर्जी के ये उनके शोहर को लेके यहाँ पर आ जाते हैं, वो किसी भी कीमत पर इसका दफना यहाँ पर होने नहीं देगी। जैसे ही उस लड़के यानी कि मोहसिन की माँ को ये बात पता चलती है, तो संजीदा दौड़ते हुए कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद पुलिस वालों को भी समझाने की कोशिश कर रही थी। वहां पर उसकी पत्नी थी जिसका नाम सुल्ताना होता है, उसके सामने वो झोली फैलाकर खड़ी हो जाती है और भीख मांगने लगती है कि मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा यहीं पर दफन हो जाए, यहीं पर उसकी मिट्टी लग जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो यहीं पर तो पैदा हुआ है, सब कुछ उसके दोस्त परिवार सब तो यहाँ पर हैं। माँ ने बार बार उसके सामने गिड़गिड़ाई, उसके सामने झोली फैलाई, लेकिन बीवी पर कोई असर नहीं हो रहा था। हद तो तब हो जाती है जब माँ संजीदा उसके पैरों में गिर जाती है, और पैरों में गिरने के बाद गिड़गिड़ाते हुए अपने ही बेटी की बहू से कह रही थी कि इसको तुम यहाँ से मत लेके जाओ। लेकिन जैसे ही वो सास उसके कदमों में आकर गिरती है, तो बहू भी अपने सास के कदमों में गिर जाती है, और गिरते हुए रोते हुए बिलबिलाते हुए कहती है कि इस पर जितना तुम्हारा अधिकार है, तुमसे ज़्यादा कहीं मेरा अधिकार है। ये अब नहीं रहा इस दुनिया में, कम से कम मेरे पास रहेगा, जहाँ पर इसका दफीना होगा, जहाँ पर इसकी कब्र होगी, मैं अपने बच्चों को ये दिखा सकूंगी तुम्हारे अब्बू यहाँ पर दफन है। बस इतना था, और इतना होने में लगभग 6 घंटे का समय लग जाता है, ये सोचने में, ये विचार करने में कि उसको मेरठ में दफनाया जाएगा या उसको दिल्ली में दफनाया जाएगा। आखिरकार बीवी की जिद जीत जाती है। बीवी ने जो फैसला लिया था उस पर सबके सब लोग अमल करने लगते हैं, और मां की ममता हार जाती है। बीवी अपने शोहर की उस लाश को लेकर मेरठ से सीधे दिल्ली पहुंच जाती है, और यही बात अखबारों में प्रकाशित हो जाती है कि दिल्ली के बिलास में मारा गया एक मोहसिन नाम के लड़के की सुपुर्द खाक के लिए मां अलग कोशिश कर रही थी और बीवी अलग कोशिश कर रही थी, और इसमें बीवी की कोशिश जीत जाती है। आखिरकार इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि कितने घरों के चिराग बुझ जाते हैं, साथ के पीछे की असली कहानी क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 की। ये बात है 10 नवंबर 2025 की शाम 6:52 के आसपास i20 कार में एक जोरदार धमाका होता है। i20 कार HR26CE7674। जैसे धमाका होता है, आसपास के जो वाहन थे, आसपास के जो लोग थे, उस ब्लास्ट की चपेट में आ जाते हैं। और जैसे ही ब्लास्ट होता है तो पूरे देश भर में हंगामा खड़ा हो जाता है। देश भर के लोग सकते में आ जाते हैं, देश भर के लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रशासन हो, या फिर तमाम तरह की जो जांच एजेंसियां हैं, वो सक्रिय हो जाती हैं। हालांकि सक्रिय तो पहले से ही थी, और जब सक्रिय थी तो उन्हें कुछ जानकारी मिलती है, पुख्ता जानकारी। एक लेटर होता है जो कि दीवार पर चस्पा किया गया था, और उस लेटर की पर तारीख लिखी हुई थी 17 अक्टूबर 2025 को। ये जम्मू कश्मीर के बनपोरा नौगाम एक जगह लगती है। वहां पर सिर्फ एक पोस्टर था जो दीवार पर चस्पाया गया था। किसी आसपास के व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर की पुलिस को ये सूचना दी कि यहाँ पर इस तरह से जैश ए मोहम्मद का एक पोस्टर चिपकाया गया है। उस पोस्टर के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। वो संगठन जो कि पाकिस्तान का संगठन है, और जो कि आतंकवाद को ज़्यादा बढ़ावा देता है। बस इतना था। पुलिस इसमें अपना काम करना शुरू कर देती है। जब पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही थी, तो एक व्यक्ति का नाम सामने आता है जिसका नाम होता है मौलवी इरफान अहमद बागे उर्फ इमाम इरफान। बस पुलिस ने जैसे अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ाई है, इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पता चलता है कि ये श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करता था, और नौगांव की मस्जिद में ये इमामत भी करता था। इसके बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो ये आतंकी संगठन जिसका नाम जैश ए मोहम्मद, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JEM के नाम से बुलाते हैं, और अंसार गजवत उल हिंद जो AGH के नाम से जो शॉर्ट फॉर्म है इसकी, उससे बुलाते हैं। ये जो इमाम इरफान है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और वहाँ की जो वीडियो हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से हों या पाकिस्तान की कुछ वीडियो हों, उनको वो देखता है, और देखने के बाद कुछ ऐसे स्टूडेंटों को, ऐसे लोगों को दिखाने की कोशिश करता है जो इन वीडियो को देख के, इसकी इमाम की बातों को सुनने के बाद प्रभावित हो सकें। इसने अपना एक ग्रुप ही बनाया हुआ था, जैसे टेलीग्राफ और
थ्रोमा एक एप्लीकेशन है, इन पर वो अपना काम करता है। और हम मिजाज यानी कि जो इससे के मिजाज से जो मेल खाते हैं, जो इसकी बातों में जल्दी से आ सकते हैं, ऐसे करते करते इसने अपनी लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिसमें स्टूडेंट भी होते हैं और डॉक्टर भी होते हैं। मौलवी ने जब अपना काम कर रहा था, खासकर ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कों को वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था जो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। अब ऐसे करते करते कहानी आगे बढ़ जाती है और जब मौलाना इरफान पकड़ा जाता है, मौलवी इरफान के पकड़े जाने के बाद डॉक्टर आदिल को भी गिरफ्तार किया जाता है, जमीर अहमद अहनगर को भी गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही इसकी ब्रेन वॉश की वजह से डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन अहमद, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर सज्जाद, ऐसे लोग थे जो इसमें ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। और जब पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया था तो उसकी निशानदेही के आधार पर 9 नवंबर 2025 को हरियाणा का एक गांव लगता है फरीदाबाद क्षेत्र में धौज, और धौज गांव से पुलिस ने 358 किलो विस्फोटक पदार्थ वहां से कब्जे में लिया था। और इस विस्फोटक पदार्थ के माध्यम से पता चलता है कि जैसे कि कुछ बम बनाने में या फिर कोई ऐसी चीज़ बनाने में जिससे कि धमाका किया जा सकता है, जिससे कि भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया जा सके। इसकी जवाबदेही के आधार पर, इसकी निशानदेही के आधार पर असोल्ट राइफल भी मिलती है, पिस्टल मिलती है, 84 जिंदा कारतूस भी मिलते हैं। पुलिस ने और भी जांच पड़ताल करना शुरू किया है। तो इस जगह यानी कि धौज जो एक जगह लगती है, यहाँ पर अल फलाह यूनिवर्सिटी है, इसमें ये काम भी करता है मोहम्मद जो डॉक्टर मुजम्मिल है। तो इसी की निशानदेही पे फतेहपुर तगा एक जगह लगती है, लगभग इस धौज से लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है, जहां 2563 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ पकड़ा जाता है। अब यहां पर एजेंसियां सतर्क हो जाती हैं और सतर्क होने के बाद जब ये मामला मीडिया में प्रकाशित होने लगता है, मीडिया सोशल मीडिया पर आने लगता है, अखबार टेलीविजन पर आने लगता है, न्यूज़ चैनल में ये मामला जब हाईलाइट हो रहा था, तो इसी बीच में एक डॉक्टर होती हैं जिनका नाम डॉक्टर मोनिका लांगे होता है। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट में जिस तरह की उन्होंने लिखा था उसमें लिखा था कि यह जानकर स्तब्ध हूं कि डॉक्टर मुजम्मिल मेडिकल कॉलेज में मेरे जूनियर थे। उन्होंने ये लोगों को, समाज को एक मैसेज दिया कि किस तरह के पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के कामों में आगे आ रहे हैं। हथियारों के साथ गिरफ्तार लोगों में से एक वो भी है, यानी कि मुजम्मिल का जिक्र किया था। इन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम तक हर जगह ये ट्वीट जब वायरल हो जाता है तो इधर तो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही थी, उधर एक व्यक्ति है जो कार होती है, उस कार में लगातार दौड़ रहा था, भाग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो गिरफ्तार ना हो जाए। जो गिरफ्तार से बचने के लिए उसने शायद यही अपना काम किया था, वो भाग रहा है इधर से उधर। और शायद इसी वजह से 10 नवंबर 2025 की शाम, ये लगभग 6:52 के आसपास का वक्त रहा था, लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास, एक सामने लाल किला है तो ये दूसरी तरफ, दूसरी साइड में चांदनी चौक है। वहाँ पर एक बहुत भारी मात्रा में कह सकते हैं, बहुत ताकत के साथ एक ब्लास्ट होता है कार के अंदर, i20 कार में। और जैसे ही ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट के बाद फिर लगभग 13 लोग इस ब्लास्ट में मारे जाते हैं, करीब करीब 21 लोग इस ब्लास्ट में घायल हो जाते हैं, कई वाहन थे जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। आसपास जहाँ जहाँ तक लगभग 1 किलोमीटर के दायरे तक ये आवाज़ सुनी गई थी, लोग दहल जाते हैं, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। इसके बाद ऐसा भी था कि यहाँ पर कई लोगों की इस ब्लास्ट के बाद चीथड़े भी उड़ जाते हैं। और जब पुलिस प्रशासन ने इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो उस i20 कार के अंदर एक नाम सामने आता है कि डॉक्टर उमर यू नबी उर्फ उमर मोहम्मद। इसके बारे में पता चलता है कि ये सुबह से लेकर ही इस कार के अंदर बैठा हुआ था। ये डॉक्टर भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है और जिसके मामले में ट्वीट किया गया था, ऐसा लग रहा था कि कहीं ट्वीट के माध्यम से कहीं उसका नाम सामने ना आ जाए, इसलिए वो शायद डरा हुआ था और डरे होने की वजह से ही ये ब्लास्ट हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा मीडिया में चल रहा है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि ये आत्मघाती हमला नहीं है बल्कि डर की वजह से ये हुआ था, जो भी कुछ हुआ था। ऐसे पुलिस प्रशासन जब जांच पड़ताल कर रहा है तो जांच पड़ताल करने के बाद पता चल रहा है कि जिसकी मौत उस ब्लास्ट में हुई थी, जो उस i20 कार के अंदर बैठा हुआ है, उसका नाम डॉक्टर उमर है। और उसके पास एक और कार है जिसका नाम नंबर है DL10CK0458। ये ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस कार में भी विस्फोटक हो सकता है। इसके लिए दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, ये हर जगह को अलर्ट कर दिया गया है ताकि ये कार जहां भी कहीं हो वो मिल सके। साल 2017 में शायद इसका रजिस्ट्रेशन है, फोर्ड कंपनी की ये कार है, लाल रंग की कार है ये। तो लगभग 5 या 6 टीमें हैं जो इसे पकड़ने में जुटी हुई हैं ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार ये कार कहाँ है, क्योंकि डॉक्टर उमर जो इस ब्लास्ट में मारा जा चुका है
उसकी कार बताई जाती है। हालांकि ये अभी पुष्टि नहीं हुई है कि मरने वाला उस जो गाड़ी को चला रहा था i20 को, वो डॉक्टर उमर ही है। हालांकि उसके परिवार के कुछ लोगों के डीएनए सैंपल लिया गया है और जो मौके पर चीथड़े मिले थे उन चीथड़ों के माध्यम से ये पता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ जो ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट में जो लोग मारे जाते हैं उसमें 13 लोग मारे जाने की सूचना है और 21 लोगों के घायल होने की सूचना है। ऐसे ही इसमें एक मोहसिन नाम का लड़का होता है जो दिल्ली में रहकर ई रिक्शा चलाता था, जो कि रहने वाला होता है उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक थाना लगता है लोहिया नगर। लोहिया नगर की कॉलोनी है शाहजहां कॉलोनी। और इसके 2 बच्चे हैं, एक 12 साल की बेटी है और जिसका नाम हिफ्जा नाम है, एक 10 साल का बेटा है जिसका नाम आहद नाम है। ये अपनी पत्नी सुल्ताना के साथ दिल्ली में रह रहा था और ये भी इस ब्लास्ट का शिकार हो जाता है। जब इसकी बॉडी घर पहुंचती है तो घर वाले इसका सुपुर्द खाक करने की पूरी तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पत्नी को पता चलता है जिसका नाम सुल्ताना होता है तो उसने आकर इस बात का विरोध किया। उसने कहा कि मैं अपने पति को अपने पास लेके जाऊंगी, जहां मैं रहती हूं वहीं के नज़दीकी कब्रिस्तान में उसका कफन दफन होगा, ताकि वो अपने बच्चों को दिखा सके, ताकि वो बीच बीच में उसके पास जा सके। यदि वो अपने मेरठ में इसका दफना होगा तो शायद वो वहां कभी नहीं जा पाएगी। इस तरह की बात होती है। लगभग 6 घंटे तक इसमें गहमा गहमी रहती है। आखिरकार सुल्ताना अपने पति की लाश को अपने साथ लेके चली जाती है। ऐसे ही हसनपुर, जो उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा का एक कस्बा लगता है हसनपुर, यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक गुजर होता है, जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास होती है, जो कि गांव मांगरोली का रहने वाला होता है और दिल्ली में डीटीसी बस का कंडक्टर होता है। वहीं पर रह के अपना कंडक्टरी वगैरह करता है दिल्ली के अंदर। और इसकी दोस्ती होती है हसनपुर का एक गांव लगता है रहरी गांव का रहने वाला है ये व्यक्ति, जिसका नाम लोकेश अग्रवाल है, उम्र जिसकी 54 साल के आसपास है। लेकिन हसनपुर में ये खाद की दुकान करता है। अशोक गुजर की और लोकेश अग्रवाल की दोस्ती इसलिए हो जाती है क्योंकि अशोक गुजर लोकेश अग्रवाल के यहाँ से खाद खरीदने के लिए जाता है ताकि अपने खेतों में खाद वगैरह डाल सके। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये अशोक गुजर से लोकेश अग्रवाल से कहता है कि कभी आपको दिल्ली आना हो तो मुझे फ़ोन जरूर करना, ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। आप मेरी कितनी मदद करते हो, क्योंकि ये दोनों आपस में दोस्त हैं, गहरी दोस्ती होने के बावजूद। इसी बीच में ये लोकेश अग्रवाल जो है, इसकी समधन यानी कि जो बेटा है गौरव की सास है शशि को ब्रेन हेमरेज हो जाता है और दिल्ली के ही किसी हॉस्पिटल में वो एडमिट थी। वो देखना चाहते थे अपने समधन को, ताकि उनकी स्वास्थ्य में कुछ सुधार है कि नहीं है। इसी बीच में लोकेश अग्रवाल ने अपने दोस्त अशोक गुजर को फ़ोन किया और उसने कहा कि मैं अभी फला तारीख यानी कि 10 नवंबर 2025 को इस तरह से वहाँ पहुँचूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुमसे भी मुलाकात हो जाए। जैसे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा तो उसने कहा ठीक है, एक काम करना, तुम लाल किले के पास में ही एक लाल किला मेट्रो स्टेशन है, वहाँ गेट नंबर 1 के पास पहुँच जाना, मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतज़ार करूँगा। बड़े संयोग की बात यह होती है कि जब ये ब्लास्ट होता है तो दोनों दोस्त उस वक्त एक साथ मौजूद थे और इस ब्लास्ट में इन दोनों दोस्तों की, अशोक गुजर और लोकेश अग्रवाल की भी मौत हो जाती है। ऐसे ही एक और लड़का होता है जिसका नाम अमर कटारिया होता है, जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास होती है। अब अच्छा खासा पढ़ा लिखा होता है, लेकिन लॉकडाउन में इसने अपनी नौकरी MBA करने के बाद नौकरी करना उचित नहीं समझा, गवारा नहीं समझा, इसलिए अपने पिता से कहता है, जगदीश जिनका नाम होता है, कि मैं दवाइयों का कारोबार करना चाहता हूँ। परिवार का ये इकलौता बेटा होता है और इसकी शादीशुदा अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहा है, तो इसने अपना दवाइयों का कारोबार शुरू कर दिया था और ये रोज़मर्रा की तरह अपने दवाई की दुकान पर जाना और आना होता था। ऐसे ही 10 नवंबर 2025 की रात जब ये ब्लास्ट होता है तो इसी दौरान इसने अपने घर वालों को फ़ोन करने के बाद ये कहा कि महज 10 मिनट के अंदर मैं घर पहुंच रहा हूं और खाना सब लोग मिलकर साथ खाएंगे। जब घर वाले लगातार इंतज़ार कर रहे थे और ये वापस लौट कर नहीं आता है तो पता चलता है कि इसी ब्लास्ट में इस लड़के यानी कि अमर कटारिया की भी मौत हो जाती है। इसकी बॉडी के बताए जाते हैं कि चीथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन इसके हाथों पर टैटू बने हुए थे। टैटू की वजह से इसकी पहचान हो जाती है और इस घर का इकलौता जो चिराग है इस ब्लास्ट में बुझ जाता है और इसके बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही शामली की जिंझाना का रहने वाले मोहम्मद, एक मोहल्ला लगता है मोहल्ला शाह मुबारक कोटला, यहाँ के रहने वाले होते हैं नोमान अंसारी, जो कि कॉस्मेटिक का काम करते हैं और ये जो भी अपना कॉस्मेटिक का सामान होते हैं दिल्ली से लेने के लिए जाते हैं। विरासत नाम का एक लड़का होता है, उसकी कार ये किराए पे करते हैं और साथ ही अपने ताऊजी के बेटे जिसका नाम अमन अंसारी होता है उसके साथ कहते हैं कि मुझे दिल्ली में कुछ ख़रीदारी करनी है, वैसे मुझे एक साथी की ज़रूरत है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो तुम मेरे साथ चलो। तो नोमान अपने ताऊ के बेटे यानी कि अमन के साथ सीधा वहाँ पहुँच जाता है दिल्ली और तमाम जगह जाके इधर उधर वो ख़रीदारी करते हैं। इसी बीच में उन्हें याद आता है कि सदर बाज़ार से भी तो कुछ सामान खरीदना है।
वो कार ड्राइवर से कहते हैं कि तुम पार्किंग में इंतजार करो हमारा, और यानी कि नोमान और अमन ये दोनों जाकर कुछ सामान है जो सदर बाजार से लेके आते हैं। तो किसी ई रिक्शे पर ये बैठे हुए थे, और ये जब ये 10 नवंबर 2025 की शाम लगभग 6:52 के आसपास ये लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास से गुजर रहे थे, ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट में अमन तो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन नोमान अंसारी की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। परिवार वालों को जब ये बात पता चलती है तो परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही समस्तीपुर बिहार के रहने वाले पंकज सैनी होते हैं, जिन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, क्योंकि इनके पिता लगातार बीमार रहते थे, बीमार रहने की वजह से अपने पिता का, अपने परिवार का ये इकलौता कमाने वाला लड़का होता है, ये कैब चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। इनका मकसद यही था कि ताकि ये पैसे कमा सकें, इसलिए वो समस्तीपुर बिहार को छोड़कर दिल्ली पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद ये अपना काम धंधा कर रहे थे। इसी बीच में इनके पास एक बुक आती है कैब पर कि मुझे इस इलाके में जाना है, लाल किले के इस आसपास जाना है। तो उस यात्री को तो छोड़ देते हैं। इसी बीच में दूसरी कॉल आ जाती है। जब दूसरी कॉल आती है, उसके पास जब जाने वाले थे तो रास्ते में ही ये उस लाल बत्ती में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, और ब्लास्ट में ये इनकी भी, यानी कि पंकज सैनी की भी मौत हो जाती है। ऐसी श्रावस्ती के रहने वाले दिनेश कुमार होते हैं, जो कि 15 साल से दिल्ली में रहकर प्रिंटिंग प्रेस का काम कर रहे थे। इनके 3 बच्चे होते हैं। ये बताया जाता है कि ये शाम को नौकरी पर जा रहे थे और ये इंतज़ार कर रहे थे मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास, ताकि कोई वाहन आ सके, उस वाहन में ये बैठ सकें। ये वाहन का इंतज़ार कर रहे थे और इसी बीच में ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने के बाद ये भी मारे जाते हैं। इस तरह से कई और लोग हैं मरने वाले, जिनकी पहचान भी नहीं हो सकी है। और जहाँ जहाँ तक ये जिसमें घायल भी हैं, जिन परिवार वालों के पास ये सूचना पहुंचती है, तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और रो रो के बुरा हाल होने वाली बात भी है, क्योंकि जो भी इसमें लोग मारे गए हैं, या तो कोई नौकरी कर रहा था, या अपने परिवार का इकलौता था, या फिर अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए दिल्ली में कुछ खरीदारी करने के लिए गया हुआ था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें इंदू, रितिका, लक्ष्मीकांत, हरिशंकर, प्रभाकर, रंजन कुमार, पुष्पलता, मोहम्मद महबूब, कविता कुमारी, धीरू चौधरी, राजवीर तोमर, गुलाम गौस, नवाब अली, इलियास अली, संगीता शर्मा, नंद किशोर, बिट्टू, नीतीश कुमार दुबे, लकी चौहान, उदयवीर सिंह, जिशान आबिद, रचना शर्मा, अलका शर्मा, डॉक्टर रईस अहमद खान, प्रवेश कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।